डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सिखाते भी हैं। ये अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा स्वर संधि के भेद, ठीक है, पांचों हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। गुण स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। वृद्धि स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। यण स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। अयादि स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में 7 नियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नियम इसमें पढ़ चुके हैं हम अलग अलग। तो अब तक हमने स्वर और व्यंजन संधि के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। स्वर संधि हमने पढ़ ली, व्यंजन संधि हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा जो पॉइंट है वो है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि का टॉपिक, ठीक है। विसर्ग संधि का टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है विसर्ग। हमने देखा होगा एक स्वर है हमारा अह, इसके अंत में जो ये 2 बिंदु लगते हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग, ठीक है। ये जो 2 बिंदु हैं इनको कहते हैं विसर्ग, ये विसर्ग कहलाते हैं। तो विसर्ग संधि भी क्या है? नियमों पर काम करती है। विसर्ग संधि भी नियमों पर काम करती है और नियमों के अनुसार ही इसको लिखा जाता है, संधि को बनाया जाता है। इसमें भी कुछ नियम हैं, 4-5 नियम बताए गए हैं विसर्ग संधि के भी। तो पहले हम विसर्ग संधि के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैं शुरुआत में आपको संधि पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाता है तो विसर्ग संधि बनती है, या फिर विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाता है तो भी विसर्ग संधि बनती है, ठीक है। अलग अलग तरीके से, जैसे विसर्ग है, सपोज कीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे उदाहरण देख लीजिए एक बार, फिर एक एक नियम को समझाऊंगा। जैसे निहि प्लस वेद, ठीक है, निहि प्लस वेद, तो ये क्या बन गया इसका? ये वह व्यंजन है, यहाँ पे ये क्या है? व्यंजन, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? विसर्ग, क्या है? विसर्ग। तो शब्द बदल जाएगा, क्या बन जाएगा? निर्वेद, रे बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा इनके मेल से? रे। और जब मैं आपको स्वर संधि पढ़ा रहा था तब मैंने रे के 3 भेद बताए थे। ये वाला हमने पढ़ लिया था, ये वाला हम देख चुके थे। अब ये वाला देख रहे हैं हम, तीसरा वाला, यहाँ पर इस जगह, ठीक है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए, दिख रहा है? निर्वेद है, ठीक है। ये बना निर्वेद, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। ये है नियम। तो विसर्ग संधि इस प्रकार काम करती है। जैसे एक और देखिए उदाहरण, मनः प्लस चिकित्सक, मनः प्लस चिकित्सक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? स्वर बन जाता है। ये व्यंजन है, ये विसर्ग है, दोनों मिल गए तो यहाँ पे ओ बन गया। पहला नियम यही है कि यदि विसर्ग के बाद में ए आ ई ई उ ऊ स्वर आए, ठीक है, स्वरों का प्रयोग हो, तो वहाँ पे ओ बन जाता है। तो यहाँ क्या बन गया? ये
शब्द मनोचिकित्सक। क्या बन गया? मनोचिकित्सक। इस तरीके से शब्द बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द इस प्रकार काम करता है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं क्या, हम प्रारंभ से इसको वापस देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं विसर्ग संधि क्या है क्या नहीं है। तो विसर्ग संधि के अब नियम स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। विसर्ग संधि, प्रथम नियम, नियम 1 क्या है कि यदि विसर्ग के बाद स्वर आता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो इनके मेल से वहाँ पर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है, जैसे अभी एक उदाहरण मैंने आपको बताया मनोचिकित्सक। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मनः प्लस विकार। अब ये विसर्ग है, ये ई स्वर आ गया। कौन सा स्वर है ये? ई, और ये आ गया विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के मेल से ये विसर्ग काय में चेंज हो जाएगा? ओ में। विसर्ग काय में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? मनोविकार। क्या बनेगा? मनोविकार। ठीक है, शब्द क्या बना? मनोविकार। मन का विकार, मन की बुराई, मन की कमी, मन में जो कमी है, मन में जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, पीड़ा है, वो है मनोविकार। ठीक है, मनोविकार। मनोचिकित्सक इनको दूर करते हैं, मनोविकारों को। जो मन के विकार है, मन में कई विकार उठते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती है, तो वो मन है विकार कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए, सह प्लस सु, सुहु प्लस, एक मिनट, इसमें आगे स्वर नहीं है, पीछे स्वर आएगा। निर्माण। ठीक है, सो निर्माण। तो सह का विसर्ग क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सो निर्माण। सो निर्माण। सह यानी अच्छा, अच्छे से होने वाला निर्माण। ऐसे ही एक और उदाहरण हम देख लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए, सह प्लस उदाहरण। ठीक है, ये विसर्ग, ये ऊ स्वर, ये हो गया विसर्ग, और ये हो गया स्वर। दोनों मिले, ये काय में बदल गया? ओ में। तो शब्द क्या बन गया? सोधारण। सो दाहरण, उदाहरण सहित। यहाँ पर क्या है? उदाहरण से, वहाँ निर्माण सहित है। सो निर्माण, निर्माण सहित या अच्छा निर्माण। ठीक है, तो सोदाहरण, उदाहरण सहित जो है उसे कहेंगे सोदाहरण। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? सोदाहरण इस प्रकार काम करता है। एक यहाँ पे एक और मनोचिकित्सालय वाला लिख देता हूँ। मनोचिकित्सालय, मन है प्लस चिकित्सा,
तो ये विसर्ग, ठीक है, ये विसर्ग, और ये हो गया स्वर ई वाला, ठीक है। यहाँ पे ओ स्वर, ऊ स्वर था, यहाँ पे ई स्वर था, यहाँ भी ई स्वर है, तो दोनों के इसके मेल से क्या बना, ये क्या काय में बदल गया, ओ में, तो ये बन गया मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सक मनोचिकित्सा करते हैं, मनोचिकित्सा से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो मनोचिकित्सक करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने विसर्ग संधि के बारे में देखा। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि में पहला नियम हमने समझा कि विसर्ग के बाद जब स्वर आ जाए, विसर्ग के साथ जब स्वर आ जाए तो उसका ओ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? ओ बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए हमने देखा विसर्ग, यहाँ ई स्वर आया तो मनोविकार बन गया, ओ आया तो सोधारण बन गया, यहाँ पे ई आया इस विसर्ग के बाद तो ओ बन गया। तो इस प्रकार ये पहला नियम इसका कंप्लीट होता है। अगला नियम जो है उसमें रै बन जाता है, ठीक है। व्यंजन आ जाए, अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए तो रै बन जाता है। दूसरा नियम ये है कि विसर्ग के बाद रै आ जाए, ठीक है, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो रै बन जाता है। दूसरा नियम देखते हैं विसर्ग संधि का। दूसरा नियम कैसे काम करता है? नियम 2 देखिए, अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, ठीक है, व्यंजन आ रहे हैं, यह रै वह ये वाले व्यंजन आ रहे हैं, तो विसर्ग काय में चेंज हो जाएगा? रै में, जो मैंने बताया ये वाला। जैसे देखिए उदाहरण देख लीजिए, निहि प्लस वेद, निहि प्लस वेद, तो ये क्या बन जाएगा? निर्वेद। ये रै बन गया, ठीक है, ये वाला, तो ये उसके ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बना निर्वेद। क्या बना? निर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे शब्द बने। ये देखिए यजुः। और एक चीज़ और होती है इसमें, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग में स्वर होता है आगे। क्या होता है यहाँ पे? स्वर साथ होता है इसमें, स्वर प्लस विसर्ग होता है। ये नियम जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरे नियम में ये है, स्वर के साथ में विसर्ग हो और फिर बाद में व्यंजन हो तो वो उसमें बदल जाएगा रै में, ठीक है। ये देखिए ऊ है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ई था, यहाँ पे ऊ है, दिख रहा है। ये विसर्ग जो है ये काय में चेंज हो गया? रै में, ये वाला रै। तो शब्द क्या बन गया? यजुर्वेद। क्या बन गया? यजुर्वेद, ठीक है। इस प्रकार शब्द बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये स्वर प्लस विसर्ग हो, विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से जस्ट पहले स्वर हो, पहले नंबर पे स्वर हो और फिर दूसरे नंबर पे विसर्ग हो और उसके बाद फिर व्यंजन से उसका समावेश किया जाता है, ये बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे दुहु प्लस लब, दुहु प्लस लब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये विसर्ग का क्या बन गया? वही रै, जो ये वाला मैंने आपको बताया था। तो शब्द क्या बन गया? दुर्लभ। क्या बन गया? दुर्लभ, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए निहि प्लस लज्ज, ठीक है, इसका वही रै बना और शब्द हो गया निर्लज्ज, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने देखा कि दूसरा नियम कैसे काम करता है विसर्ग संधि का, कि इसमें क्या है, स्वर अगर पहले आता है, हमने पहले नियम में पढ़ा कि विसर्ग के बाद क्या आएगा? विसर्ग के बाद स्वर, हमने पहले वाले में पढ़ा विसर्ग के बाद स्वर आता है, ठीक है। तो इसके साथ में ये काम इस तरीके से करता है। विसर्ग के साथ अगर स्वर आएगा तो वो ओ बन जाएगा और
अगर विसर्ग के साथ में व्यंजन आएगा, स्वर प्लस विसर्ग, विसर्ग से पहले स्वर और बाद में व्यंजन आया तो वो रे में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नियम हमने पढ़े। आगे हम जो 2-3 नियम और हमने इससे पहले वाले टॉपिक में विसर्ग संधि से संबंधित 2 नियम पढ़ लिए थे, जिनमें एक नियम था विसर्ग से पहले यदि स्वर आ जाता है तो रे बन जाता है, विसर्ग के बाद में व्यंजन आता है तो कहीं कहीं पर ओ का भी प्रयोग किया जाता है। ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का तीसरा नियम। ये हमारी विसर्ग संधि है, इसका हम तीसरा नियम आज पढ़ेंगे। ठीक है, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है कि विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ई। ठीक है, विसर्ग से पहले ई आ जाए या ऊ आ जाए। ठीक है, ई या ऊ आए विसर्ग से पहले, और बाद में क, ख या प, फ आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? इसकी जगह श बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? श, षटकोण वाला श। ठीक है, विसर्ग से पहले ई और ऊ आए और बाद में व्यंजन के रूप में क, ख, प और फ का प्रयोग होता है तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर श लग जाता है। क्या लग जाता है दोस्तों? श। तो देखिए कैसे, उदाहरण देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे एक उदाहरण है निहि प्लस कपट, निहि प्लस कपट, तो ये विसर्ग बन गया। यहां से पहले ये देखिए ई है, ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है? ठीक है, विसर्ग से पहले, तो यहां पे क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा श। तो क्या बना ये? नी प्लस श प्लस क प ट, कपट। तो शब्द क्या बना? निष्कपट। क्या बन गया शब्द? निष्कपट। ठीक है, ये शब्द बन गया निष्कपट। आया समझ में? तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से शब्द बनते हैं और किस प्रकार से शब्द तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं इनके बारे में। निष्कपट ये हो गया। एक और शब्द हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे परि प्लस कार, परि प्लस कार। ठीक है, परि प्लस कार हम देखते हैं तो क्या बनेगा? इसका विसर्ग का वही श बन जाएगा, तो बन जाएगा परिष्कार। क्या बन जाएगा दोस्तों? परिष्कार, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निहि प्लस फल, निष्फल। ठीक है, इसका बन गया श, तो ये बन गया शब्द निष्फल। क्या बन गया? निष्फल। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण बता देता हूं। दुहु प्लस कर, इसका श बन गया। यहाँ ऊ आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, या फिर फल, दुष्फल भी हो सकता है इसका। यहाँ क आ रहा है इसके बाद में, तो शब्द बन गया दु, ये श नीचे आ गया और ये पूरा कंप्लीट यहाँ आ गया। तो क्या बना? दुष्कर यानी कठिन, दुष्कर यानी कठिन, कठिन हो जो, वो दुष्कर कहलाता है। जिसमें कोई कपट नहीं हो, बिना कपट के। नी का अर्थ क्या होता है?
वैसे मैं आपको बता दूँ, दु यानी कठिन, ठीक है, दु यानी बुरा या कठिन, परि यानी चारों ओर, नी यानी बिना, बिना कपट के, निष्कपट कहलाता है बिना कपट के, चारों ओर से जो होता है वो कहलाता है परिष्कार, निफल जिसका कोई फल नहीं हो, ठीक है, बिना फल का वो निष्फल, दुहुक प्लस कर दुष्कर, इस तरीके से ये शब्द बना है। आया समझ में किस तरीके से हुआ? तो विसर्ग से पहले अगर ई और ऊ हो, विसर्ग से पहले ई और ऊ हो और बाद में कै, ख, पै, फै हो, ठीक है, तो क्या बनेगा वहाँ पर षटकोण बन जाएगा, ठीक है, षटकोण बन जाएगा। इस तरह से ये तीसरा नियम काम करता है विसर्ग संधि का। अब देखिए चौथे नियम की हम बात करते हैं दोस्तों। नियम नंबर 4 देखिए किस तरह से होता है विसर्ग संधि में। नियम नंबर 4, जो इससे पहले वाला नियम था उसी की तरह से है सेम, बस फर्क इतना सा है ए या आ आए, ठीक है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए या आ आए और बाद में वही कै, ख, पै और फै आता है, तो विसर्ग ऐसे के ऐसे रह जाता है, कोई बदलाव नहीं होता। क्या? कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। कैसे देखिए, जैसे शब्द है प्रातः प्लस काल, अब इसमें ए है, इसमें क है और ये विसर्ग है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो शब्द वैसे के वैसे आ जाएगा उतर के, प्रातः काल, ठीक है दोस्तों, प्रातः काल, इस तरीके से शब्द बनेगा। जैसे इसके अलावा और है, जैसे कई शब्द होते हैं इसमें ऊ का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे ऊ भी आ गया मान लो विसर्ग से पहले, तो ऐसे भी कई शब्द होते हैं, जैसे हमने देखा है दुहु प्लस ख, अब ये ऊ आ गया, ये ख आ गया और ये विसर्ग आ गया, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे कैसे आएगा विसर्ग, तो ये भी क्या शब्द बना? दुख, क्या बना? दुख शब्द बन गया। होता है इस तरीके से, है ना, ये शब्द होता है, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। अगर हम देख लें कई बार शब्द ऐसे भी बन जाते हैं इस प्रकार से। एक और शब्द है, जैसे हमने देख लिया ई आ गया, अगर मान लो इसके साथ में ई से रिलेटेड भी शब्द अगर हम देखते हैं, तो एक और उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर, तीसरा उदाहरण देख लीजिए, निहि प्लस स्वार्थ, तो इसका ई, इसका से, यहाँ पर एक और शब्द अगर हमने लगा दिया तो ये से बन गया, ये से आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये विसर्ग ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो शब्द बन जाएगा निहि स्वार्थ, निहि स्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, स्वार्थ के बिना। तो इस तरीके से ये शब्द हैं जो हम देख रहे हैं, दुख है, प्रातः काल है, निस्वार्थ है, इन शब्दों में क्या होता है, विसर्ग से पहले ई उ ए या आ हो, ठीक है, और बाद में कै, ख, पै, फै और से हो, तो यहाँ पर विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, विसर्ग एज इट इज आएगा, वैसे के वैसे जैसा उसमें दिया गया है। उसकी संधि जो बनेगी विसर्ग संधि में, ये विसर्ग जो है एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। आई बात समझ में दोस्तों? ये नियम हो गया चौथा। अगले नियम की हम बात करते हैं, नियम नंबर 5 विसर्ग संधि में।
पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम ये कहता है दोस्तों इसमें कि नियम नंबर 5, ये जो पांचवा नियम है अंतिम नियम है, और मैं इसमें आपको समझाऊंगा ये अंतिम नियम में क्या है कि पांचवा नियम किस तरीके से काम करता है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मात्रा बढ़ जाती है। यदि ई हो विसर्ग से पहले, ई हो विसर्ग से पहले, ठीक है, और बाद में य, र, व आदि शब्द हों, तो जो ई है, ये विसर्ग के बाद में जो ई है, ये ई काय में बदल जाएगी, बड़ी ई में। ये बदल जाएगी बड़ी ई में। किस में बदल जाएगी दोस्तों? बड़ी ई में, ठीक है, ये बड़ी ई में बन जाएगी। उदाहरण देखिए क्या है, कैसे बन जाएगी वो देखिए। जैसे शब्द है निहि प्लस रोग, बिना रोग के। अभी मैंने आपको बताया निहि प्लस रोग यानी बिना, मतलब बिना, निहि यानी बिना, तो बिना रोग के होने वाला, उसके बारे में है। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये छोटी ई है, यहाँ पे र आ रहा है, ये विसर्ग है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसमें, नी रोग, ये ऐसे बन जाएगा। ये सही शब्द है। कई बार पूछा गया है कि ये शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, तो 2-3 शब्द एक जैसे दे दिए जाते हैं, निरोग भी दिया जाता है, निरोग भी दिया जाता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम, अगर हमने संधि ढंग से पढ़ी है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि को हमने ढंग से पढ़ा है, तब तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर हमें नहीं पता है तो हम उसमें क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। आ रही बात समझ में? इस तरीके से एक और शब्द देख लीजिए, निहि प्लस रव, ठीक है, निहि प्लस रव, वही चीज़ है, रे आ गया, यहाँ छोटी ई है, ठीक है, विसर्ग की वजह से क्या हुआ, ये बड़ी हो गई, छोटी ई क्या हो गई, बड़ी ही हो गई यहाँ पर, तो ये बन गया नीरव, ठीक है। ज़्यादातर रे शब्दों के साथ होता है, ठीक है, इस तरीके से रे शब्द का ज़्यादा यूज होता है इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है जिस तरह से ये, ठीक है। और ऐसे ही एक और शब्द है निहि प्लस रस, जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें कोई रस ना हो, तो इसका बन गया ये बड़ी, तो ये बन गया शब्द नीरस, ठीक है दोस्तों, ये शब्द बन गया नीरस। तो इस तरह से निरोग, नीरव, नीरस, ठीक है, इस तरीके से शब्द बनते हैं। इस तरीके से कई शब्दों का समावेश होता है, ठीक है, ये है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो मैंने आपको बताए कि एक में रे लग जाता है, एक में ओ लग जाता है। पहले नियम में मैंने आपको बताया कि ओ लग जाता है, ठीक है, किसी भी शब्द के आगे ओ लग जाता है। जैसे मन है प्लस चिकित्सक, तो मनोचिकित्सक हो जाता है। विसर्ग के बाद में अगर स्वर आए तो ओ बन जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, पहला नियम हमने पढ़ा इसके अंदर, पहले नियम में हमने क्या पढ़ा, हम सब नियमों को वापस चर्चा कर लेते हैं एक बार। विसर्ग संधि में एक एक नियम में हमने क्या पढ़ा कि हमने इसमें विसर्ग संधि में पढ़ा क्या, 5 नियम पढ़े हमने, 1 2 3 4 4 5। पहला नियम हमने पढ़ा, फर्स्ट नियम में हमने पढ़ा विसर्ग के बाद स्वर आए तो क्या बन जाएगा, ओ, ये पढ़ा, ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ बन जाएगा, ठीक है, ओ। विसर्ग, दूसरा नियम हमने पढ़ा, विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में व्यंजन हो तो क्या बन जाएगा, आपस में मेल से रे बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया था इस रूप में आएगा।
बताया था, ये है रूप, ठीक है, इस रूप में ये हो जाएगा। तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि विसर्ग में ई और ऊ हो और बाद में, मतलब ये विसर्ग हो साथ में, विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में क्या हो, इसमें क ख प फ हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो है किस में बदल जाएगा, जैसे उसके बाद में वो है विसर्ग से पहले ई है, ठीक है, तो श षटकोण लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, श बन जाएगा। ये बताया था तीसरा नियम। चौथे नियम की बात करें तो चौथे नियम में मैंने आपको बताया था यही कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए आ या फिर ई ऊ ये भी हों यहाँ पे, ठीक है, और बाद में वही क ख प फ हो, तो क्या बन जाएगा इनके मेल से, वैसा का वैसा रहेगा, विसर्ग में कोई अंतर नहीं आएगा। दुख हो गया, ठीक है, इसके अलावा निस्वार्थ हो गया, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। तो इस प्रकार ये हमने चौथा नियम पढ़ा। पांचवा नियम जो है वो हमने क्या पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि बड़ी मात्रा हो जाएगी विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले यदि ई आती है छोटी, ठीक है, और बाद में य रे ये आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये छोटी इकाई में बदल जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी और साथ में विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। विसर्ग जो है यहाँ पर विसर्ग से पहले, विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग से पहले अगर ये छोटी आती है तो बड़ी में चेंज हो जाएगी, ये नियम है, ठीक है, ये नियम है। तो हमने ये पढ़ा, पहला नियम ये, दूसरा नियम ये, तीसरा नियम ये रहा, चौथा नियम वो, और पांचवा नियम हमने ये पढ़ा, ठीक है दोस्तों, पांचवा नियम हमने ये पढ़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि विसर्ग संधि इन नियमों पर आधारित है, इन नियमों पर काम करती है। इन नियमों के बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर इन नियमों के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर सकते, हम संधि ढंग से नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये संधि अच्छे से समझ में आई होगी, बढ़िया तरीके से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम, तो उसमें जो समास जब भी आए, समास पढ़ाएंगे या उपसर्ग प्रत्यय जब पढ़ाऊँगा, तो संधि समझना बहुत ज़रूरी है। संधि वो चीज़ है जिसका पहले ज्ञान होना आवश्यक है। प्रशिक्षण में सबसे पहले, जैसे विद्यार्थी को सबसे पहले अगर विद्यालय में जाता है तो वो प्रार्थना करना सीखता है, प्रार्थना सीखता है, अच्छे ज्ञान सीखता है। तो एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप वो सीखना स्टार्ट करता है। पहले उसको एलकेजी में, नर्सरी एलकेजी में डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे लिखना सीखता है। तो वैसे ही लिखने का पहला जो तरीका है, जो पहला जो अर्थ है और जो पहला जो संकेत और चिन्ह है वो है संधि। संधि पढ़ने के बाद आप समास, उपसर्ग, प्रत्यय आराम से समझ जाएंगे। जब मैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताता जाऊंगा कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें ये है, इसमें यण संधि है, इसमें गुण संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। तो आप, अगर आपकी पहले संधि पढ़ी हुई है, आपने ढंग से पढ़ी है संधि और इसको ढंग से समझा है, तो आप अच्छे से इसको रीड कर पाओगे, अच्छे से इसको आराम से कैप्चर कर लोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये संधि हमारी कंप्लीट होती है इस तरीके से। तो ये संधि वाला जो टॉपिक है हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको, मैं फिर से बताता हूँ, संधि मैंने आपको समझाई। संधि में 3 भाग बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर 5 भेद मैंने आपको बताए। 5 भेदों के मैंने बारे में आपको बताया कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, ठीक है, गुण स्वर संधि क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, यण स्वर संधि क्या होती है और अयादि स्वर संधि क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। व्यंजन संधि में 7 नियम मैंने आपको बताए, ठीक है, कौन कौन से नियम हैं। और विसर्ग संधि में 5 नियम मैंने आपको बताए। नियम तो अलग अलग विस्तार से किए हुए हैं, लेकिन मैंने इनको संक्षेप में आपको समझा दिया है किस तरीके से ये नियम बने, कैसे कैसे संधि कंप्लीट हुई, ठीक है। धन्यवाद। हिंदी को अच्छे से समझकर सीखने के लिए और 10th, 12th एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।